आशीष कुमार यादव है। मैं आरआरबी जेई इलाहाबाद जोन से सिलेक्ट हुआ हूँ और मुझे अभी नार्दर्न रेलवे का लखनऊ डिवीज़न अलॉट किया गया है। डिपार्टमेंट मुझे वर्कशॉप मिला है और यूपीपीसीएल जेई में भी मेरा चयन हो चुका है, जो कि जुलाई महीने में ज्वाइनिंग है। तो आज मेरे मन में ये ख्याल आया, क्योंकि काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे कोचिंग के जो दोस्त थे या जो कॉलेज टाइम के फ्रेंड्स थे, सभी यही जानना चाहते हैं कि यार आपने क्या पढ़ा, आपने किन बुकों का सहारा लिया, आपने क्या क्या कंटेंट कहाँ से चूज किए जिससे आप इतने जल्दी कंपटीशन को बीट कर पाएँ। मैं आपको बता दूं, मैंने 2 साल जेई की तैयारी की, तो मेरे मन में ख्याल आया कि मैं ये अनुभव शेयर कर पाऊँ सबके साथ। तो मेरे ही एक फ्रेंड्स हैं जो कि इस चैनल को चलाते हैं, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया, उसके लिए मैं उनको शुक्रिया कहता हूँ। और मैं अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, अपनी कुछ पढ़ने की स्ट्रेटजी जो है और कुछ निजी जीवन का जो संघर्ष है वो सब आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले, जैसा कि परिचय तो आप जान ही चुके हैं, संघर्ष की बात करते हैं। संघर्ष देखो यार, कोई नई चीज़ नहीं है। जो आज आप फेस कर रहे हो, आप सब फेस कर रहे हो, सब कुछ था हम लोगों के लाइफ में। वही एक सामान्य परिवार का लड़का हूँ, किसान फैमिली से आता हूँ, तो वो सब सारी समस्याएं झेली जो आप झेल रहे हो। चाहे इलाहाबाद से उड़ीसा तक का सफ़र हो एग्ज़ाम देने का, इलाहाबाद से मुंबई तक का सफ़र हो एग्ज़ाम देने का, इलाहाबाद से नोएडा जाने का, तो वही बेसिक प्रॉब्लम्स जो आप सब फेस करते आए हैं एग्ज़ाम देने के दौरान, वही हम भी झेले हैं। तो और आर्थिक सहायता भी उतना अधिक एक डिप्लोमा का छात्र जो होता है उसको नहीं मिल पाता, क्योंकि आमतौर पे हम डिप्लोमा करने वाले जितने बच्चे होते हैं मैक्सिमम साधारण फैमिली से आते हैं। और डिप्लोमा के दरमियान जब एडमिशन लेता है लड़का इलेक्ट्रिकल में, तो उसके दिमाग में यही ख्याल आता है कि वो यूपीपीसीएल में जेई बनेगा। जहाँ तक मेरी सोच है, हमें भी यही फील होता था। तो और एक चीज़ और है, जब 3 साल का डिप्लोमा करके मैं वहाँ से निकला, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इतनी बढ़िया वहाँ पे हमने डिप्लोमा की बुकों का अध्ययन किया था कि मुझे लगता था मुझे 3 से 6 महीने में मैं क्लियर कर जाऊँगा जेई। लेकिन जैसा कि ये कंपटीशन है और यहाँ एक 3 इडियट मूवी का मुझे डायलॉग याद आता है कि यहाँ कंपटीशन की एक रेस है, यहाँ तेज दौड़ना पड़ता है। जब तक आप बगल वाले को पिछड़ा नहीं सकते हैं तेज दौड़ के, तब तक आप आगे नहीं निकल पाएंगे। आप कितनी भी काबिलियत रखते हो, आपकी कितनी भी अच्छी तैयारी हो, लेकिन आपको एक स्तर की नॉलेज होने की ज़रूरत है। और वो नॉलेज इतना होना चाहिए कि आपके साथ जो कम्पीट कर रहा है, जो अभ्यर्थी और भी हैं, उनसे आप प्लस होने चाहिए। तो थोड़ा सा वक्त लगता है ज़रूर, उससे निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को भी 2 साल लग गए, जो कि हम लोग डिप्लोमा में काफ़ी अच्छा अध्ययन करके आए थे। तो ज़्यादा कुछ न बताते हुए सिर्फ मैं अपनी प्लानिंग बताऊंगा जो मैं पढ़ाई के दरम्यान किया करता था। मैंने किन किन बुकों का सहारा लिया और कौन कौन से पेपर सॉल्व किए, कहाँ से चीज़ों को कलेक्ट किया, कौन से कंटेंट लिया। तो मैं इलाहाबाद में रह के प्रिपरेशन किया 2 साल तक, और मैं पीएमबी पॉलिटेक्निक मथुरा के एक सामान्य कॉलेज से, एडेड कॉलेज है, उससे डिप्लोमा पास आउट हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो वहाँ से निकलने के बाद मेरे एक सीनियर थे, उन्होंने मुझे बताया कि जेबी गुप्ता की किताब बड़ी हार्ड है, उसको सॉल्व करने में पसीने छूट जाते हैं। तो मैंने निश्चय किया कि मैं वही हल करूँगा पहले। यहाँ पे आके एक कोचिंग संस्थान है काफ़ी नामी, आप सब उससे रूबरू भी होंगे, तो उसमें मैंने एडमिशन लिया। 1 साल तक वहाँ पर पढ़ाई की, जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे नहीं क्लियर थे वो क्लियर हुआ। और मैंने बुकों के रूप में स्टैंडर्ड बुक मैंने माना जेबी गुप्ता को। मैंने आर.के. राजपूत से भी कभी कभार कुछ पढ़ा, लेकिन मेरा पूरा फोकस जेबी गुप्ता पे था, क्योंकि जेबी गुप्ता में वो सारी चीज़ें अवेलेबल है जो आपको जेई बनाने तक ले जा सकती हैं। और रही बात डिस्क्रिप्शन की, जेबी गुप्ता से तो ऑब्जेक्टिव पढ़ लोगे आप, लेकिन यदि कुछ सब्जेक्टिव नॉलेज है, क्योंकि कुछ विकल्प सॉल्व करते हुए आपको उसके बारे में पता नहीं होता है, तो उसके लिए मैंने एक डिस्क्रिप्टिव किताब स्टैंडर्ड बुक है बीएल थरेजा की, उसको मैंने चूज किया। तो उसका बेसिक इलेक्ट्रिकल की उसी की बुक थी, मशीन की उसी की थी, और पावर सिस्टम की भी उसी की थी। उसके अलावा जेबी गुप्ता का ऑब्जेक्टिव मैंने सॉल्व किया। इसके अलावा एक जो बड़ा प्लस पॉइंट है, ये सब करने के बाद भी मेरा सिलेक्शन हो नहीं रहा था। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मैंने 2 सालों के अंदर तकरीबन, जितना मुझे याद है, 26 एग्ज़ाम मैंने दिए थे। उसमें एक बड़ा ही फेमस एग्ज़ाम है रेलवे लोको पायलट का, तो उसमें जब नहीं हुआ तो ऐसा लग रहा था कि ज़िंदगी ख़त्म सी है। मतलब ड्राइवर बनना एक उस समय के लिए बेरोजगारी के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आर्थिक स्थितियाँ भी इस फेवर में नहीं थी कि ज़्यादा दिन इलाहाबाद रहा जाए। लेकिन कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। उस दिन नहीं समझ में आ रहा होता है आपको, लेकिन एक टाइम आता है जब आपको ये चीज़ समझ में आएगी। और आज मुझको ये बखूबी सही लग रहा है कि नहीं हुआ था वो अच्छा हुआ था।
मेरा साइको में गड़बड़ हुआ था 5वें सेक्शन में, जो स्पीड टेस्ट होता है। तो आज भी ये है कि आरआरबी इलाहाबाद का जो एएलपी का ज्वाइनिंग है अभी तक नहीं हो पाया है, और मेरे 2-3 दोस्त हैं जो एएलपी में हुए हैं, वो आरआरबी जेई नहीं क्लियर कर पाए। तो मैं ये सीखा कि हो सकता है अगर मेरा एएलपी में हो गया होता तो मैं जेई न क्लियर कर पाता, थोड़ा सा ख्याल आता है। और नहीं हुआ था, इसे एक आग सी लग गई थी कि नहीं यार अब तो कुछ करना है, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी थी, छूट गई हाथ से। तो आरआरबी जेई का मैंने एकदम भरसक प्रयास किया, जितना मुझसे हो सकता था मैंने वो किया। तो आरआरबी जेई का प्री भी निकला, 71 मार्क्स थे मेरे, 66 के अप्रॉक्स में शायद कट ऑफ बना था आरआरबी इलाहाबाद का। उसके बाद मेरा प्री निकल गया, मैं मेंस पे आया। मेंस में मेरे 114 नंबर थे, 150 नंबर का पेपर था। मेंस क्लियर हो गया, इसके बाद मेडिकल वगैरह हुआ, उसके बाद जो भी रेलवे आगे प्रक्रिया करता है वो किया। आज मुझे नॉर्दर्न रेलवे का लखनऊ डिवीजन मिला है, वर्कशॉप डिपार्टमेंट, और यूपीपीसीएल जेई का जुलाई में ज्वाइनिंग है। तो कुछ मेरे बेसिक से प्लानिंग है जो आप लोग भी कर रहे हैं, जो आप बुक आपके अलमारी में जो बुक पड़ी होंगी, आपके मेज पे जो कंटेंट पड़ा होगा, सब वही है मेरा भी। लेकिन थोड़ा सा मैं कुछ चीज़ें ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ दिनों से पेपर का जो पैटर्न है वो बदला हुआ नजर आ रहा है। चाहे यूपीपीसीएल के तीनों पेपर उठा के देख लीजिए, जो पिछली वैकेंसी का हुआ था 2 बार, क्योंकि रद्द हो गया था एक बार, जो अब इस साल हुआ है, और आरआरबी जेई के सारे पेपर आप देख लीजिए। तो मुझे ये समझ में आया कि पहले क्या होता था कि कॉपी और पेस्ट होता था, किसी एक बुक को पकड़ते थे, उससे क्वेश्चन उठा के पेस्ट कर देते थे, जैसे और भी एग्जाम्स उसमें हो रहा है। लेकिन कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने पैटर्न को बदला और नई चीज़ें ऐड की। इस बार का एसएससी जेई में कुछ चीज़ें नई आई थी। तो देखो यार, बताने के लिए बहुत सारे बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो अलग अलग चीज़ें बताते हैं कि ये पढ़ो वो पढ़ो, नाम मैं नहीं लूँगा। लेकिन मेरा जो बेसिक सा कहने का आपको मतलब है वो ये है कि सर्वप्रथम आप चिंता मुक्त हो जाइए, आप रिलैक्स होकर के पहले आप ये देखिए आपकी किन चीज़ों पे कमांड अधिक है। जैसे आप सर्वप्रथम पहले हिंदी की डिप्लोमा की बुक पढ़िए अपना, जो आप रखे थे, उससे आपको कुछ नॉलेज तो बेसिक्स का एक फाउंडेशन हो तैयार हो जाएगा। उसके बाद स्टैंडर्ड बुक में आप सबसे बेस्ट जो मैंने किया वो मैं बता रहा हूँ, जेबी गुप्ता की बुक बहुत अच्छी है। जेबी गुप्ता में सब नहीं, ये नहीं उसका जो मशीन का क्वेश्चन है वो बहुत स्टैंडर्ड है, आईएएस गेट लेवल का है सब, तो उस पर मैं नहीं जाऊँगा। उसका जो पावर सिस्टम का सेक्शन है, चाहे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो, या फिर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो, या फिर यूटिलाइजेशन हो, इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन हो, ये सब सेक्शन, ये सब सेगमेंट बहुत ही अच्छे दिए गए हैं उसमें। और मुझे लगता है यदि उसके ऑब्जेक्टिव कर लिए जाए और डिप्लोमा की बुक से थोड़ा डिस्क्रिप्शन ले लिया जाए तो बड़ा अच्छा कमांड हो जाता है। तो पावर सिस्टम के लिए मैंने जेबी गुप्ता के को चूज किया, जनरेशन हुआ, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलाइजेशन, ट्रैक्शन के लिए। मेजरमेंट में भी जैसे एरर पहला चैप्टर है, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो जेबी गुप्ता के जो न्यूमेरिकल्स दिए हैं कई एग्जाम में रिपीट हुए। वो मैंने सेल का एग्जाम दिया, एमपीसीआईएल दिया, तो वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो जाता है। तो आप मेजरमेंट में एरर वाला जो चैप्टर है, जो उसके जो न्यूमेरिकल है वो आप वहाँ से कीजिए। क्योंकि यार देखो, गलतियाँ होती हैं 2 ही 3 सब्जेक्ट में। एक यूटिलाइजेशन से क्वेश्चन आते हैं, वहाँ गलत होता है। मेजरमेंट से आते हैं, वहाँ गलत होता है। उसके बाद आजकल एक ट्रेंड है कि ईडी पूछने का, ईडी में वायरिंग पूछता है, अर्थिंग पूछता है, ये चीज़ें नई ऐड हुई हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें तैयार करना बहुत ज़रूरी है। इस बार आरआरबी जेई में आया ईडी से, वायरिंग से कुछ क्वेश्चन पूछे गए, और एसएससी जेई में आया। तो मैंने एक फाइनल ईयर की टीडी बिस्ट की बुक है जो बहुत ज़्यादा डिप्लोमा में पढ़ी जाती है, तो उसी से मैंने ईडी का वो किया, वहाँ से कंटेंट लिए। तो ईडी आप जरूर पढ़िए। उसके साथ साथ नई चीज़ आईई रूल आजकल ट्रेंड चल रहा है पूछने का, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल जो है उसको आप नेट से निकाल लीजिए या कहीं से और सोर्स से ले लीजिए, उसको आप क्लियर कर लीजिए। इस बार कुछ क्वेश्चन सीपीडब्ल्यूडी के आए हैं, और एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल कंट्रोल ब्रांच है, कहीं कहीं पे है, तो उसका एक बुक है ऑटोमेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो उसमें से पीएलसी स्काडा करके इस बार यूपीपीसीएल में पूछा गया था, लड़के काफ़ी परेशान थे और उस शिफ्ट की मेरिट भी बहुत कम गई थी। तो वहाँ से आप पीएलसी स्काडा या जो भी ऑटोमेशन में यूज होने वाले कंपोनेंट हैं, डिवाइसेस हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत देख लीजिए। ऊपर ऊपर से बहुत डीप तो नहीं पूछता, जहाँ तक मेरी समझ है। तो ये अलग की चीज़ें हैं कि मेजरमेंट से गलतियाँ होती हैं। मेजरमेंट में पीछे के जो सेक्शन है, जैसे ट्रांसड्यूसर वाला हुआ, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट जो हैं, मिसलेनियस इंस्ट्रूमेंट जो हैं, और बाकी अमीटर, वोल्ट मीटर, एनर्जी मीटर, वाट मीटर तो आप सभी पढ़े ही होंगे। तो आप मिसलेनियस पे फोकस करिए, जैसे पावर फैक्टर मीटर है, फ्रीक्वेंसी मीटर है,
तो वहाँ से, और मल्टीमीटर हुआ तो वहाँ से गलतियाँ होती हैं। मिसलेनियस इंस्ट्रूमेंट में, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में काफ़ी गलतियाँ होती हैं, क्वेश्चन बनते हैं उससे। उसमें CRO मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो और इसके बाद ट्रांसड्यूसर में चले जाइए, पीजो इलेक्ट्रिक हुआ, थर्मोकपल हुआ, तो वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एक छोटे टाइप के, कि जैसे ये इंस्ट्रूमेंट कहाँ यूज होते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट कहाँ यूज होते हैं, इस टाइप का। तो ये बेसिक से कुछ रूल्स हैं, फंडे हैं। और ईडी हुआ, मशीन के लिए आप जितना तैयारी करते हैं, आर के राजपूत मेरे लिए मैं बेहतर समझता हूँ आर के राजपूत के मशीन के जो क्वेश्चन हैं। उसके अलावा मैं बेसिक के लिए आपको कहूँगा कि यदि आपका बेसिक तैयार है तो आपके मशीन के काफ़ी चैप्टर तो स्वतः ही क्लियर हो जाएंगे। बेसिक के लिए आप अगर न्यूमेरिकल, जो एग्जाम में मेरा 25-26 एग्जामों का एक्सपीरियंस है, वो बीके मेहता के जो न्यूमेरिकल हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल के, वो इंपॉर्टेंट हैं। उसी से मिलता जुलता कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसका एसी फंडामेंटल का क्वेश्चन है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है बीके मेहता का। और उसमें जो पॉलीफेज के क्वेश्चन दिए हैं, पॉलीफेज, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप बीके मेहता से, मेरा जो स्ट्रेटजी रहा है, मैं बीके मेहता से बेसिक पढ़ा हूँ। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सेगमेंट है पीछे का, जो है एनालॉग का, वो मैं पढ़ा हूँ वहाँ से। लड़के बार बार पूछते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स मुझे नहीं समझ में आती, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपने क्या पढ़ा, ये वो। तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अपने डिप्लोमा की बुक पढ़ा हूँ, जो कि प्रचलित है, आप लोग पढ़े होंगे, YD शर्मा करके है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी वहीं से पढ़ा हूँ, एनालॉग भी वहीं से पढ़ा हूँ, और IC भी वहीं से ही पढ़ा हूँ। और थोड़ा सा उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए थोड़ा JB गुप्ता के ऑब्जेक्टिव देख लिया हूँ, जो थोड़े से सरल टाइप के हैं, वहाँ से वो चीज़ें क्लियर कर लिया। और इलेक्ट्रॉनिक्स में आजकल बड़ा ट्रेंड है कि डायोड, ट्रांजिस्टर और फ्लिप फ्लॉप, डिजिटल में आएंगे तो फ्लिप फ्लॉप, ऑपरेशनल एम्पलीफायर डिजिटल से। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा इस समय ट्रेंड में हैं। ऑसिलेटर कुछ एग्जाम में मैंने देखा कि रिपीट करता है। कंट्रोल ऑफ मशीन, ये जो बड़ा ही बोरिंग मुझे लगता था, मैंने पढ़ा भी नहीं उसको सही से। कंट्रोल ऑफ मशीन जो है वो आजकल ट्रेंड में है, आती हैं उससे क्वेश्चन। उसमें जो विभिन्न प्रकार के स्विच वगैरह हैं वो पूछे जाते हैं, कहाँ यूज होते हैं, कैसे होते हैं। पावर सिस्टम में ट्रांसमिशन का जो सेगमेंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूशन का तो मुझे इतना क्वेश्चन नहीं मिला, लेकिन ट्रांसमिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें जो मैकेनिकल डिजाइन ऑफ लाइंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कंडक्टिंग मटेरियल है, इंसुलेटिंग मटेरियल है। और इसके साथ साथ मुझे याद आता है कि जो उसका इलेक्ट्रिकल पैरामीटर वाला क्वेश्चन है, जैसे L और C पैरामीटर से रिलेटेड है, कोरोना है, बंडलिंग है, तो ये सब बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसको आप वहाँ से क्लियर कीजिए। और JB गुप्ता के ऑब्जेक्टिव करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। अगर मैं समझता हूँ कि JB गुप्ता का पावर सिस्टम से बाहर अगर आप वाकई कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बाहर फॉर्म होते होंगे क्वेश्चन। उसी से मिलता जुलता कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। रिले के लिए, यानी स्विच गियर के लिए रिले बड़ा इंपॉर्टेंट है, सर्किट ब्रेकर इंपॉर्टेंट है, और पीछे से न्यूट्रल ग्राइंडिंग पूछा जाता है। और एक ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन है, तो उसमें लाइटनिंग अरेस्टर, सर्ज एब्जॉर्बर वगैरह है, वो सब चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आप उसके लिए पहले बेसिक्स अपना जो डिप्लोमा की बुक है उससे लीजिए, पढ़िए, और JB गुप्ता का ऑब्जेक्टिव कर लीजिए। अगर आपको और बूस्ट करना है, आपके अंदर थोड़ा सा और कैपेसिटी है वहन करने की, तो आप यूथ का ले लीजिए, वॉल्यूम फर्स्ट, वॉल्यूम सेकंड, जो कि विभिन्न एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चनों का संकलन है उसमें। वो यूथ बड़ा ही, काफ़ी लड़कों ने मुझसे अपने अनुभव शेयर किया कि यार यूथ से बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिपीट होने वाले। तो आप यूथ से पढ़िए, यूथ इंपॉर्टेंट है। ये मेरा स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है कि आप यूथ की बुक वॉल्यूम फर्स्ट, वॉल्यूम सेकंड जरूर लीजिए, क्योंकि JB गुप्ता कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि उसका स्टैंडर्ड हाई होने के कारण उससे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, लेकिन यूथ से वो हो रहे हैं, बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो मैं ये कहूँगा कि आप ED पर ध्यान दीजिए, यूटिलाइजेशन पर ध्यान दीजिए, मेजरमेंट के कुछ हिस्से हैं जो अभी मैंने वर्णन किया उसका ध्यान दीजिए, वो वहाँ से क्वेश्चन गलत बनते हैं। और टैरिफ से हर जगह क्वेश्चन देखने को मिलता है। उसके बाद उधर डिमांड फैक्टर, पीक फैक्टर, जो फैक्टर वाले सूत्र हैं उनको याद कर लीजिए। उससे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी आजकल देखे जा रहे हैं, बनते हैं। तो ये कुछ बेसिक्स हुए हैं। इस पर मैं डिटेल में एक वीडियो अगला बनाऊंगा। मैं एक PDF बना के आपको डालूंगा कि विभिन्न सब्जेक्टों से कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जहां अलग अलग एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन फॉर्म हो रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका डिस्क्रिप्शन दूंगा। उसको मैं अभी लिस्टेड कर रहा हूँ, अभी पूरा हो नहीं पाया था, नहीं तो मैं शेयर करता आपसे। उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने बुक से वो करके मैच करके आप पढ़िए। देखो यार, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है जो मेरे दिमाग में हमेशा से याद आता है कि लड़के क्या करते हैं, जैसे कोई बुक उठाए, BL थरेजा की बुक है ये आपके सामने, इसको उठाए एक तरफ से कहते हैं कि पढ़ लेंगे तब ऑब्जेक्टिव करेंगे। ये गलत मुझे लगता है। मेरी ये सोच रही है कि पहले मैं
जो भी बेसिक्स पढ़ा था पढ़ा ही था। उसके अलावा मैं ऑब्जेक्टिव करता हूँ, जब हंसता हूँ जिस पार्टिकुलर टॉपिक पे, उसको मैं इस डिस्क्रिप्टिव बुक से देख लेता हूँ। इससे क्या होता है कि हमारा माइंड क्लियर हो जाता है जब उसमें से क्वेश्चन पहले से फॉर्म होता है। तो ये मेरा कुछ बेसिक स्ट्रेटजी है पढ़ने का। तो आप भी करेंगे तो निश्चित रूप से आपको भी परिणाम मिलेंगे अच्छे। और कुछ नई चीज़ें हैं, जैसे ट्रिपल ईएम हुआ, सॉरी ये भूल गया था मैं बताना। ट्रिपल ईएम माने इंजीनियरिंग मटेरियल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें से मैग्नेटिक मटेरियल बहुत पूछे जा रहे हैं आजकल। जेबी गुप्ता में बड़ा अच्छा दिया है ट्रिपल ईएम के ऊपर, काफ़ी क्वेश्चन है, उसको आप कर लीजिए। ट्रिपल ईएम आते हैं 2 ही 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तक मिल जाएंगे देखने को, लेकिन वही जो होता है मेरिट डिसाइड करने लगता है बाद में। तो वहाँ से आप पढ़ लीजिए। मैग्नेटिक मटेरियल है, इंसुलेटिंग मटेरियल में कुछ स्पेशल टाइप के हैं, उनके डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पूछे जाते हैं, और कुछ उसका कंपोजिशन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, जैसे पोर्सलेन वगैरह है। और ये सब आजकल बहुत ज़्यादा यूज हो रहे हैं। और इंसुलेटर जैसे ट्रांसमिशन लाइन के हैं। पावर सिस्टम में कुछ वोल्टेज रेटिंग बहुत पूछी जाती है, जैसे विभिन्न प्रकार के केबल हैं, उनकी वोल्टेज रेटिंग है। टावर हैं, पोल्स हैं, उनका स्पान पूछ लेता है कितना होता है, कितने केवी तक यूज किए जाते हैं। इनका मैं एकदम डिटेल से आपको एक पीडीएफ उपलब्ध कराऊंगा, आप उससे सहारा ले सकते हैं। और यही कुछ बेसिक से अपना वो था, स्ट्रेटजी था। बाकी यार चिंता करने की जरूरत नहीं है। लड़की ये भी पूछते हैं कि नॉन टेक में आपने क्या पढ़ा, नॉन टेक में क्या पढ़ा। तो देखो यार, सिंपल मेरा ये मानना रहा है, यदि आपका टेक्निकल पे कमांड अच्छा है, अगर आप टेक्निकल में एक हिसाब से महारत हासिल कर लेते हैं, तो नॉन टेक का मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा रोल होता है। हालांकि हमारे टीचर बोला करते थे नॉन टेक मेरी डिसाइड करता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मेरे 125 के प्राक्स में मेरे टेक्निकल सही हुए थे। और नॉन टेक में मैंने जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स के लिए मैं जो पढ़ता था, वो एक मैगजीन है, ये currentaffairs.com करके है, currentaffairs.com करके, इसको मैं ले लेता था। और एक टारगेट टाइम्स का पेपर फॉर्मेट में आता है, जो लोग लड़के इलाहाबाद रहते हैं उनको पता होगा, कानपुर गया था वो लोग को। टारगेट टाइम्स से मुझे इतना लाभ मिला है, इसको मैं बोलता हूँ आपको, तो आप टारगेट टाइम्स पेपर फॉर्मेट वाला जरूर पढ़ा करिए। टारगेट टाइम्स करके एक है, और बाकी टारगेट नाम से भी कई पत्रिका है, तो वो मैं नहीं समझता अच्छा है। या फिर आप देख सकते हैं, कंटेंट ले सकते हैं। currentaffairs.com बहुत ही अच्छा मुझे लगा, क्योंकि इसमें सब ऑब्जेक्टिव मिल जाते हैं पढ़ने के लिए। और एक पूछा जाता है यार कि लूसेंट पढ़ें कि ना पढ़ें, लूसेंट कितना तो वो है। देखो यार, मुझे लगता है कि अगर 20 क्वेश्चन यूपीपीसीएल में जीएस के आ रहे हैं, तो उसमें हर बार का ये ट्रेंड रहा है। इस बार तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिले थे। हर बार का ट्रेंड रहा है कि करंट अफेयर डोमिनेंट होता है, उसमें ज़्यादा ही रहता है। तो आप करंट अफेयर बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। उसके अलावा एक स्पीडी की बुक है, रेलवे समान अध्ययन करके आती है, आप लोगों ने इसको देखा भी होगा। मैंने ये पढ़ा था, मैं तकरीबन मेरा 50 to 60% को इसमें क्वेश्चन मैंने याद कर लिए थे, पढ़ता था तो याद हो गया था। तो मैं यहाँ से थोड़ा कंटेंट लिया। ये मेरा नॉन टेक का रहा। रीजनिंग में आप सभी को पता ही है क्या करना है। और हिंदी तो अपना बेसिक सब्जेक्ट रहा ही है क्लास 10 से, तो क्लास 10 लेवल का लगभग सब पूछा जाता है, अलंकार वगैरह है, रस है। तो वहाँ से आपको दिख लेता, तत्सम तद्भव है, पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, 10 क्वेश्चन आते हैं, तो उसके बारे में आप लोगों को पता ही होगा। बाकी टेक्निकल का जो डिस्क्रिप्शन था वो मैंने दे दिया। और यार एक चीज़ और कहूँगा कि एक समय के बाद थोड़ा सा निराशा आने लगती है, सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि यार कंपटीशन बहुत बहुत ही कठिन है, और सिलेक्शन हो नहीं पाता इतनी जल्दी। ऊपर से कहीं कहीं धांधली की खबरें आती हैं, ये वो करके। तो आप डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए। अभी एक कोरोना का मैटर सब चल रहा है, तो आपको लग रहा होगा वैकेंसी नहीं देखने को मिलेगी, सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन इन सभी भी देखो TG2 की वैकेंसी आ गई यूपीपीसीएल में। तो यार टेक्निकल काम में वैकेंसी आएगी, क्योंकि अगर मैन पावर नहीं होगा तो उनका काम कैसे चलेगा। तो आपसे मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आपको मैं जो कंटेंट अगले वीडियो में दूंगा, आप उसको लेकर के अपना तैयारी को बूस्ट करिए। बाकी जो संघर्ष की बातें हैं वो सब आपके जीवन में जो कॉमन है वही मेरे भी रही हैं, चाहे पैसे की तंगी हो, या एक वो होता है ना कि आदमी के पास इतने पैसे नहीं होते कि रिजर्वेशन करा के कहीं जाए एग्जाम देने, दूर दराज के सिटी में जाना पड़ता है, तो जनरल की टिकट से ही आदमी जाता है। तो वो सब संघर्ष हमारे भी जीवन में रहे हैं, आपके भी जीवन में है। डीमोटिवेटेड होना भी एक सही लक्षण है, कि हम हमेशा मोटिवेटेड नहीं रह सकते, कभी कभी डिमोटिवेशन होता है और होना भी चाहिए। वो हमको ये कहता है कि नए सिरे से हम विचार करें कि हमारा जो तैयारी है वो सही दिशा में चल रही है कि नहीं। और असफलता की बात है, तो असफलता नाम की कोई चीज़ मैं मानता हूँ कि नहीं होती है। असफलता एक स्टेप है, आप लोग पढ़ते होंगे, आपके पास बहुत से कोट आते होंगे असफलता के बारे में। असफलता एक फर्स्ट स्टेप होती है सफलता की। तो आप अगर उसको कवर कर जाते हैं, उसको पीछे छोड़ जाते हैं, उससे सीख जाते हैं, क्योंकि यार गलतियां तो होती हैं सबसे, और जो उन गलतियों को रिपीट नहीं करता है, उनसे सीख के आगे बढ़ जाता है,
वो सफल होता है। और बाकी ऐसा नहीं है कि जो लोग जेई बनते हैं उनको सब आता होगा, 100% आता होगा। मेरे 4-5 फ्रेंड हैं जो यूपीपीसीएल में भी हैं, आरआरबी में भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि सबको सब आता था, लेकिन मोस्टली 80 टू 85% सबकी तैयारी थी। और एक और मैं बात कहूँगा कि आप जितना दिन भर पढ़िए, ज़्यादा मत पढ़िए, क्योंकि चीज़ें जो होती हैं कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, माइंड में चलने लगती हैं। तो ज़्यादा नहीं ना पढ़ के जितना पढ़िए, क्लियर पढ़िए, सेलेक्टेड पढ़िए। आप पुराने पेपर जो हैं विभिन्न एग्जामों के, उनको एनालिसिस कीजिए, कहाँ से कौन से टॉपिक फॉर्म हो रहे हैं। उसके बारे में अगले वीडियो में बताऊँगा बाकायदे लिस्टिंग करके। लेकिन आप ये पुराने पेपरों का एनालिसिस करें, ये बहुत ही रामबाण है, ये समझिए। और एकदम उत्तेजित रहें, मोटिवेटेड रहें और हमेशा फोकस्ड रहें। यार मुझे जब सम्मानित किया जा रहा था कोचिंग में, तो स्पीच दे रहे थे सर, मेरी पिक भी आप देख रहे हैं उनके, उन्होंने एक माला का फूल का माला पहनाया है। तो उन्होंने कहा कि यार मैं 1500 लड़कों को एक साल पढ़ाता हूँ, लेकिन ये मुश्किल से 25 लड़के खड़े हैं, लगभग 25 लोग थे स्टेज पे। तो उन्होंने एक शब्द का यूज किया था, कोहिनूर। ये सब तरासे हुए कोहिनूर हैं। तो यार मैं सिर्फ यही कहूँगा कि हार नहीं माननी है। होता है, डिमोटिवेशन होता है, मेरा भी एलपी में नहीं हुआ तो मैं 2-3 दिन तक कमरा बंद करके रोया, खाना सही से नहीं खाया। एचपीसीएल में मेरा रिटर्न क्लियर हुआ था, इंटरव्यू में छट गया मुंबई रिफाइनरी का। तो असफलता इतनी आएंगी। पावर ग्रिड जो वेस्टर्न रीजन सेकंड का था, उसमें मेरा 6 नंबर कम था, नहीं हुआ। तो होता है, डिमोटिवेशन बहुत होंगे, लेकिन आप सिर्फ आगे बढ़ते रहिए, मेरा यही कहना है। और ये मैं मानता हूँ कि जो लड़का वास्तव में दिल से तैयारी कर रहा है और पूरा उत्तेजित होकर कर रहा है, अपने फोकस्ड है अपने बुक पे, अपनी चीज़ों पर कि अब क्या करना है, अगला स्टेप क्या होना चाहिए, उसका सिलेक्शन पक्का होगा। ये मैं, जहाँ तक मेरा मानना है, मेरा जो अनुभव रहा है, वो मैं ज़रूर कहूँगा कि उसका सिलेक्शन पक्का होगा। क्योंकि एक टाइम तक मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन आज मेरा आरआरबी में हुआ, जहाँ की बीटेक के भी कैंडिडेट अलाउ थे, उन्होंने भी कंपटीशन में बैठे थे। लेकिन मैं कहता हूँ ना, यदि आपके पास तैयारी है तो बीटेक क्या कोई भी आए, आप उसको पीछे छोड़ देंगे। बस इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपसे फिर से रूबरू होऊंगा अगले वीडियो में। लेकिन और इसके साथ ही आप उत्तेजित रहें। आप कुछ ऐसा लिख के अपने कमरे में चिपकाएं जिसको सुबह देखते ही आपके अंदर एनर्जी आए। जैसे मेरे कमरे में था, मैं चारों तरफ लगाता था कि हम होंगे कामयाब। और लक्ष्य मूवी का एक गाना है कि लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। इसको मैं हर दिन सुबह पढ़ता था, इनफैक्ट मेरा अलार्म भी वही बजता था। बस, और वीडियो को मैं लंबा नहीं खींचूंगा, आप इस चैनल से जुड़े रहिए। आगे वाले वीडियो में मैं आपको लिस्टिंग करके बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, वो चैप्टर वाइज। बाकी के लिए थैंक यू।